Assalamu alaikum students. Lecture number 11 Fluid Mechanics 2 कैन 3111 का हमारा ये ऑनलाइन लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम मज़ीद कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे जो कि एर्गॉन्स इक्वेशन से रेलिवेंट है। जी, प्रॉब्लम नंबर 5। A catalyst tower 40 feet high and 18 feet in diameter is packed with 1-inch diameter spheres. Gas enters the top of the bed at a temperature of 450 Fahrenheit and leaves at the same temperature. The pressure at the bottom of the catalyst bed is 30 pound-force per inch square absolute. The bed porosity is 0.40 if the gas has average properties similar to propane and the time of contact based on flow in the void space between the gas and the catalyst is 8 seconds. What is the inlet pressure? तो सवाल के अंदर हमारे पास एक कैटलिस्ट टावर गिवन है। ये जो कैटलिस्ट टावर है इसकी जो हमारे पास हाइट है वो 40 फीट है, यानी कि हम क्योंकि ये जब हम बात करते हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड्स अक्रॉस द बल्क सॉलिड्स, तो आप जब ये हाइट दी हुई है तो इसका मतलब ये लेंथ आपके पास गिवन है। उसके अलावा हमारे पास जो कैटलिस्ट टावर है इसका डायमीटर भी गिवन है जो कि 18 फीट के करीब है। ये जो कैटलिस्ट टावर है इसके अंदर 1-इंच डायमीटर स्फीयर्स, यानी कि जो कैटलिस्ट के पार्टिकल्स हैं वो 1-इंच डायमीटर स्फीयर्स हैं। जो गैस है हमारे इस कैटलिस्ट टावर के अंदर वो जो है वो टॉप से एंटर हो रही है और बॉटम से निकल रही है। जब वो टॉप से एंटर होती है तो उस वक्त उस गैस का जो टेम्परेचर है वो 450 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अच्छा, जब वो बॉटम से निकलती है उस वक्त भी ये उसका टेम्परेचर इतना ही होता है। अच्छा, हमें अब ये मालूम है कि जो बॉटम के ऊपर आपके पास जब वो गैस निकल रही होती है 450 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, उस वक्त इस गैस का बॉटम पर जो प्रेशर है वो 30 psi एब्सोल्यूट है, यानी कि आपके पास 30 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर एब्सोल्यूट एक प्रेशर है। जो बेड है इसकी जो पोरोसिटी है हमारे पास गिवन है 0.40। अच्छा, अब अगर ये जो गैस जिसकी हम बात कर रहे हैं अगर इसकी जो एवरेज प्रॉपर्टीज हैं अगर वो प्रोपेन जैसी ही हो, मसलन हम ये बात करें कि ये जो गैस है बिल्कुल प्रोपेन जैसी गैस है, तो उस वक्त जो टाइम ऑफ कांटेक्ट था, यानी कि आपके पास टाइम ऑफ कांटेक्ट की बात करें कि जो गैस और कैटलिस्ट पार्टिकल्स के दरमियान में कितनी देर तक कांटेक्ट होता है जब वो गैस इस टावर में से गुजरती है। और हम ये गिवन है एक सिचुएशन कि आपके पास जो गैस है वो जो एम्प्टी स्पेसेस है विद इन द टावर, क्योंकि कैटलिस्ट है पोरोसिटी है, तो जो गैप्स होंगे जो टॉर्चुअस कोई चैनल्स बने होंगे, जो गैप्स हैं वाइड स्पेस है, उस वाइड स्पेस में से ये गैस फ्लो कर रही होगी। हमने ये मालूम करना है कि इनलेट के ऊपर कितना प्रेशर होगा। तो ये हमारे पास सवाल है। ये जो सवाल है इट इज़ नॉट वेरी सिंपल। इसके अंदर आपको ऑब्वियसली डाटा चाहिए होगा, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो कैलकुलेशन में आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। ये इस तरह की जो प्रॉब्लम है ये इजी नहीं है, सिंपल नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी जो मिस्टेक है वो आपके प्रॉब्लम को इजीली गलत कर सकती है। अच्छा जी, हमारे पास जो डाटा गिवन है देख लेते हैं। कैटलिस्ट टावर उसकी हमें हाइट गिवन थी 40 फीट, तो क्योंकि हम जो एल्गॉन्स इक्वेशन है उसके अंदर हम लेंथ से उसको डिटरमिन करते हैं, तो आपके पास जो एल है वो 40 फीट है। जो डायमीटर है कैटलिस्ट टावर का डी, उसको लिख लिया वो 18 फीट है। जो टेम्परेचर ऑफ द गैस है बेशक वो इनलेट हो या आउटलेट हो, उसका जो टेम्परेचर है वो 450 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो हम इसको क्योंकि हमें बार में यूज़ करना पड़ता है तो हम इसको किसी एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जिस तरह डिग्री सी को एब्सोल्यूट बनाने के लिए आप केल्विन यूज़ करते हैं, तो डिग्री सी के अंदर 273 ऐड कर देते हैं। तो जब डिग्री फ़ारेनहाइट को एब्सोल्यूट बनाना है तो आप इसको रैंकिन में कन्वर्ट करते हैं, और जब आपने इसको रैंकिन में कन्वर्ट करना है तो 450 के अंदर आप 460 वैल्यू जो है आप उसके अंदर ऐड कर देंगे और ये एब्सोल्यूट बन जाएगा। तो अब आपके पास 910 रैंकिन, यानी कि 450 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 910 रैंकिन
ये आपके पास टेम्परेचर ऑफ द गैस है। जो हमारे पास प्रेशर है एट द बॉटम ऑफ द कैटलिस्ट बेड, इसको हम डिनोट कर रहे हैं P सबस्क्रिप्ट B से, और वो 30 psi है। अच्छा, ये चीज याद रखिएगा, बेसिकली जो ये एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, लेकिन PSIA का मतलब भी यही होता है कि पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर। PSIA का भी यही मतलब है, पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर, लेकिन ये एक एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। जो बेड पोरोसिटी है एप्सिलॉन, वो गिवन है 0.40। गैस हमें बता दिया गया है कि जो गैस है ये एक प्रोपेन है C3H8, और जो मोलर मैस है प्रोपेन का, वो मोलर मैस प्रोपेन का है वो 44 ग्राम्स पर मोल है। अच्छा जी, जो गैस है हमें ये बताया गया है सवाल की स्टेटमेंट में, इस गैस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रोपेन जैसी है। तो आप कह सकती हैं जो आपके पास ये जो गैस इस कैटलिस्ट टावर में से गुजर रही है, ये गैस एक प्रोपेन है। जो मोलर मैस होता है प्रोपेन का, क्योंकि देखिए आपके पास यहाँ पे C3H8 है, तो आप इसका मोलर मैस निकाल सकते हैं। मोलर मैस प्रोपेन का फिर 44 बना है। 44 आप जब इसको लिखते हैं ग्राम्स पर मोल आपके पास बना है। या अगर आप लिखते हैं इसको, आप लिखते हैं 44 पाउंड्स पर पाउंड मोल या 44 केजी पर केजी मोल, वो भी दुरुस्त होता। जो डायमीटर है कैटलिस्ट स्फीयर्स का, तो ऑलरेडी गिवन है स्टेटमेंट में डीपी, वो 1 इंच होगा। जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है बिटवीन द गैस एंड द कैटलिस्ट स्फीयर्स, वो टी जो है आपके पास 8 सेकेंड है। हमने ये मालूम करना है जो प्रेशर कैटलिस्ट बेड के इनलेट पर, यानी कि P सबस्क्रिप्ट A, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास सवाल है। तो क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कैटलिस्ट टावर का डायमीटर गिवन है, तो हम फौरी तौर पे क्रॉस सेक्शनल एरिया इस कैटलिस्ट टावर का फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कैटलिस्ट टावर का, उसको फाइंड आउट करने के लिए A इज इक्वल टू π/4 d स्क्वायर, और हमारे पास जो π/4 d स्क्वायर, आप d निकाल रहे हैं तो d जो होती है वो 18 फिट है, तो d स्क्वायर 18 फिट स्क्वायर हो गया। तो जब आप इसको एरिया को कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके पास एरिया की वैल्यू आ जाएगी 254.469 फिट स्क्वायर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके इस टावर का 254.469 फिट स्क्वायर। अब क्योंकि ये जो गैस है इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर टू प्रोपेन है, इसीलिए आप इस गैस की विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए आप प्रोपेन की विस्कोसिटी एट 450 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसको आप जो विस्कोसिटी वाला ग्राफ होता है उससे डिटरमिन कर लेंगे। तो जब विस्कोसिटी वाले ग्राफ से इसकी विस्कोसिटी नोट की गई, तो आपके पास विस्कोसिटी ऑफ प्रोपेन एट 450 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 0.0128 cp, ये हमें मिली। मैं अभी दिखाता भी हूँ। इसकी हम फर्दर थोड़ी सी कन्वर्जन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास आगे फिट वगैरह में जो रीडिंग्स हैं, ताकि बाद में हमें इसकी लेंथी कन्वर्जन ना करनी पड़े, हम इसकी यहीं पे कन्वर्जन कर लेते हैं। तो 0.0128 cp, हमें पता है कि जो 1 cp होती है वो 0.01 ग्राम ओवर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड, तो cp cp से कट गया। हमें पता है कि जो 1 पाउंड होता है वो 454 ग्राम्स के बराबर होता है, ये ग्राम ग्राम से कट गया। हमें पता है 30.48 सेंटीमीटर 1 फीट के बराबर होता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया। तो आपके पास जो चीज़ें बची हैं, वो जब आपने न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन कर ली, तो विस्कोसिटी ऑफ प्रोपेन इज 8.593 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 पाउंड पर फिट पर सेकेंड। ये हमारे पास विस्कोसिटी आ गई। इसको देख भी लेते हैं। सबसे पहले आपके पास हमने और भी प्रॉब्लम्स के अंदर इसको सॉल्व किया है। तो सबसे पहले आप जो है देख लें कि प्रोपेन के लिए जो x और y के कोऑर्डिनेट्स के ऊपर जो वैल्यूज हैं, हमने ग्राफ में कौन सी नोट करनी है। तो प्रोपेन की जो x के ऊपर है वो 9.7 है, और y के ऊपर उसकी 12.9 है। तो जब आपने ये नोट कर ली, तो अब आप अपने इस विस्कोसिटी वाले ओरिजिनल ग्राफ में x और y के ऊपर आप ये नोट कर लेंगे। जैसे ये हमारे पास 9.7 x पर और y पे 12.9, आपने जब इनको किया तो आपके पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपने कनेक्ट कर दिया 450 डिग्री फ़ारेनहाइट से, इसको एक्सटेंड किया तो आपके पास यहाँ तक ये पहुँचा। तो जब यह यहाँ पर पहुँचा तो आपके पास विस्कोसिटी ऑफ प्रोपेन विच इज़ 0.0128 cp, हमें ये वैल्यू आ गई इस ग्राफ में से, जो हम ऑलरेडी मैं आपको शो कर चुका हूँ। अच्छा, साथ में क्योंकि हमारे पास
एक स्फेरिसिटी ऑफ मिसलिनियस मटेरियल्स का भी टेबल मौजूद है। तो हमें पता है कि जो सफियर्स होती हैं उनकी जो स्फेरिसिटी है वो 1 के बराबर होती है। लिहाजा आप इस टेबल से आपको पता लग गया कि जो कैटलिस्ट पैलेट्स हैं स्फेरिकल हैं, तो इसलिए जो इनकी स्फेरिसिटी होगी फाई एस की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस कैटलिस्ट टावर का, तो इसी वजह से हम बड़ी आसानी के साथ वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं इस कैटलिस्ट टावर का। तो वो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द कैटलिस्ट टावर विल बी इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कैटलिस्ट टावर मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द कैटलिस्ट टावर या लेंथ ऑफ द कैटलिस्ट टावर। तो आपने ऑलरेडी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैटलिस्ट टावर का कैलकुलेट कर लिया है, उसको आप कैटलिस्ट टावर की लेंथ या हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास कैटलिस्ट टावर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमारे पास अब ऑलरेडी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो 254.469 फीट स्क्वायर और जो हाइट थी कैटलिस्ट टावर की वो 40 फीट थी। इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम ऑफ द कैटलिस्ट टावर जो आपके पास आ गया वो 10178.76 क्यूबिक फीट हमारे पास ये पूरे के पूरे उस कैटलिस्ट टावर का हमने वॉल्यूम नोट कर लिया। अब ये याद रखिएगा, इस कैटलिस्ट टावर के अंदर अब आपके पास कोई जो कैटलिस्ट के स्फीयर्स हैं जिनका 1 इंच डायमीटर है वो भी मौजूद है। तो हम अब इस इंफॉर्मेशन वगैरह को हम फर्दर यूज करते हैं। अब देखिए, क्योंकि आपके पास 1 इंच डाया के उसके अंदर कैटलिस्ट पैलेट्स मौजूद हैं, तो लिहाजा होगा क्या, आपके पास जो कैटलिस्ट टावर है उसके अंदर कोई एम्प्टी स्पेसेस या वॉइड स्पेसेस या वॉइड्स कोई उसके अंदर मौजूद होंगे। तो अगर हम उस एम्प्टी स्पेसेस का वॉल्यूम निकालना चाहें, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे कैटलिस्ट टावर की हमने तो वॉल्यूम निकाल लिया, तो अब हम एम्प्टी स्पेसेस का वॉल्यूम निकालेंगे। तो जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं या एम्प्टी स्पेसेस हैं कैटलिस्ट टावर में वो किसके बराबर होंगे, उसके निकालने का तरीका हम ये जब एर्गोन्स इक्वेशन वगैरह शुरू में हम ड्राइव कर रहे थे मिड से पहले, तो हमने उस टाइम ये देखी थी इक्वेशन वगैरह। जब हमने एर्गोन्स इक्वेशन ड्राइव की थी तो हमने उस टाइम इन चीज़ों को देखा था। तो वॉइड्स का वॉल्यूम निकालने के लिए अगर आप बेड पोरोसिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं कैटलिस्ट टावर के वॉल्यूम के साथ, यानी कि अगर आपके पास बेड पोरोसिटी को कैटलिस्ट टावर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो चीज़ आएगी वो वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेसेस आ जाएगा जो कि कैटलिस्ट टावर में। तो हमारे पास बेड पोरोसिटी सवाल में गिवन थी 0.4, वॉल्यूम ऑफ द कैटलिस्ट टावर अभी कुछ देर पहले हमने कैलकुलेट किया है विच वॉज 10178.76 क्यूबिक फिट। इन दोनों चीज़ों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स या एम्प्टी स्पेसेस इन द कैटलिस्ट टावर इज इक्वल टू 4071.504 क्यूबिक फिट। हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब क्या है कि देखिए हमें ये सवाल में बात गिवन है और इट ऑल्सो मेक्स सेंस कि ये जो गैस, जब ये कैटलिस्ट टावर जो प्रोपेन गैस है जब ये कैटलिस्ट टावर में से गुजरेगी तो बेसिकली ये एम्प्टी स्पेसेस में से गुजरेगी, वॉइड्स में से गुजरेगी। अच्छा, अब हमें पता है कि ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, वॉइड्स हैं, ये 4071.504 क्यूबिक फिट है। तो अब आपके पास हमें ये भी पता है कि जब ये आपकी जो प्रोपेन गैस है जब ये इन एम्प्टी स्पेसेस में से गुजरती है जिसका ये वाला वॉल्यूम है, तो उस वक्त जो टोटल टाइम ऑफ कांटेक्ट होता है उसके गुजरने का और वो प्रोपेन और कैटलिस्ट पार्टिकल्स का आपस में जो कांटेक्ट टाइम है वो हमारे पास 8 सेकंड होता है। तो इसलिए वजह से, क्योंकि अब आपके पास ये एक वॉल्यूम है, ये एक टाइम है, तो इन दोनों चीज़ों को आप डिवाइड करें तो आपके पास ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आ जाएगा प्रोपेन गैस का जो आपके कैटलिस्ट टावर में से फ्लो कर रही है। इसमें गलती बच्चे क्या कर सकते हैं, गलती ये कर सकते हैं कि वो टोटल वॉल्यूम यूज कर लेंगे। नहीं, आपने टोटल वॉल्यूम यूज नहीं करना। टोटल वॉल्यूम आप लोगों ने इसलिए यूज नहीं करना क्योंकि हमारे पास कैटलिस्ट टावर के अंदर जो पैलेट्स वगैरह मौजूद हैं हमने उसका जो है वॉल्यूम उसमें से माइनस कर देना है। अच्छा, तो हमारे पास क्योंकि ये इस वॉइड स्पेस में, इस एम्प्टी स्पेस के अंदर ये आपके पास जो है वो प्रोपेन फ्लो की है और आपके पास टाइम ऑफ कांटेक्ट आया है, तो हम इस एम्प्टी स्पेस के वॉल्यूम को टाइम ऑफ कांटेक्ट पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास
जो है वो प्रोपेन गैस का वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आ जाएगा, जो कि कैटलिस्ट टावर के अंदर इन वॉइड स्पेसिस के अंदर फ्लो कर रही है। तो वो क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ द प्रोपेन गैस इन द कैटलिस्ट टावर, उसको वी डॉट, उसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन द कैटलिस्ट टावर डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द गैस एंड कैटलिस्ट। आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपके आ गए हैं कैटलिस्ट टावर के अंदर, वो जो 4071.504 क्यूबिक फीट, और जो टाइम ऑफ कांटेक्ट था वो 8 सेकंड। जब इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास जो रिजल्ट आया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट V इज इक्वल टू 508.938 क्यूबिक फीट पर सेकंड। ये अब आपके पास इस प्रोपेन का वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, जो कि एम्प्टी स्पेसिस के अंदर से इस कैटलिस्ट टावर के अंदर से फ्लो कर रही है। अच्छा, जब आपके पास ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आ गया है, तो अब क्योंकि ये जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आ गया है, इसकी मदद से हम सुपरफिशियल वेलोसिटी V नॉट उसको भी निकाल सकते हैं। तो सुपरफिशियल वेलोसिटी हमें चाहिए होगी प्रोपेन गैस की। तो जो सुपरफिशियल वेलोसिटी होगी वो सिंपली आपके पास ऑलरेडी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आ गया है, तो अब आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को डिवाइड कर दें क्रॉस सेक्शन, यानी कि हम डिवाइड कर रहे हैं सुपरफिशियल वेलोसिटी V नॉट को वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ प्रोपेन गैस इन द कैटलिस्ट टावर को डिवाइड कर रहे हैं कैटलिस्ट टावर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। तो आपके पास जो V नॉट है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट V डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया A, तो आपके पास जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है वो 508.938 क्यूबिक फीट पर सेकेंड। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 254.469 फीट स्क्वायर। तो फीट स्क्वायर इस पावर से कट गया, तो आपके पास जो खास तौर पर हमारे पास ये सुपरफिशियल वेलोसिटी V नॉट जो निकली है वो 2 फीट पर सेकेंड आपके पास ये वैल्यू आ गई है। अच्छा जी, अब हमें प्रेशर मालूम है जो कि कैटलिस्ट टावर के बॉटम पर या आउटलेट के ऊपर जो प्रेशर गिवन है, सवाल की स्टेटमेंट में गिवन था वो 30 psi था या 30 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर एब्सोल्यूट हमें प्रेशर गिवन था। अच्छा, क्योंकि हमारे पास आउटलेट पर सिर्फ प्रेशर गिवन है, इसका मतलब ये है कि आपको, क्योंकि अगर डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहें इस प्रोपेन गैस की, तो आप आउटलेट पर डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आउटलेट पर हमें प्रेशर भी पता है, उसकी डेंसिटी हमें उसका टेम्परेचर भी पता है। तो इन वैल्यूज को अगर हम कहीं आइडियल गैस इक्वेशन वगैरह में लगाएं, तो हम इस प्रोपेन गैस की इन कंडीशंस के ऊपर, क्योंकि आपको पता है जो गैसेस होती हैं ये कंप्रेसिबल होती हैं, तो गैसेस की जो डेंसिटी है प्रेशर के चेंज होने से ये डेंसिटी भी चेंज हो जाती है। तो अब आपके पास इनकी कंप्रेसिबिलिटी की वजह से जो डेंसिटी है हमने उसको कैलकुलेट करना है, तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं। तो लेकिन मसला क्या आता है, क्योंकि आपने जब आइडियल गैस लॉ लगाना है प्रोपेन गैस की डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए, जो हमारे पास आप पता है कि आउटलेट के ऊपर या बॉटम पर जो प्रेशर था हम 30 psi है इसको यूज करेंगे, और आप जब इसको कैलकुलेशन में लिखेंगे तो आप लिखेंगे इसको 30 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर, और टेम्परेचर था 450 डिग्री फारेनहाइट। सबसे पहले हमें आइडियल गैस कांस्टेंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइडियल गैस कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे, PV इज इक्वल टू nRT। इस इक्वेशन को हम जो है रीराइट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस तरीके से, R के टर्म्स में लिखें तो R हो जाएगा इसमें से PV ओवर NT। अच्छा, अब हम पिछले सवालों में भी ऐसा कर चुके हैं कि आपने जो R निकालना है, R अब आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे नहीं निकालेंगे, क्योंकि आइडियल गैस कांस्टेंट है। R की वैल्यू को आप बेसिकली जो STP होती हैं, तो STP का क्या मतलब होता है 1 एटमॉस्फेयर एंड 0 डिग्री C, इन कंडीशंस के ऊपर आप R को कैलकुलेट करेंगे। तो ये मैं एक दफा दोबारा लिख लिया, पिछले प्रॉब्लम्स में भी ये मैंने मेंशन किया हुआ था। तो कि इन STP पर, STP क्या होता है, जब आपके पास प्रेशर 1 atm हो, टेम्परेचर जब 0 डिग्री C हो, इस कंडीशंस के ऊपर आपके पास जो kg मोल है वो 22.4 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम को घेरेगा, या जो 1 पाउंड मोल है वो 359 क्यूबिक फीट वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगी, या आपके पास जब 1 ग्राम मोल कोई गैस होगी तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर्स होगा। अब आपके पास ये फॉर्मूला गिवन है, R इज इक्वल टू PV ओवर NT,
तो P इसके अंदर हमारे पास जो प्रेशर था वो हमने, क्योंकि जो है आपके पास 1 atm है, तो 1 atm इज इक्वल टू 14.7 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर, और जो V है वो ऑलरेडी हमें पता है कि 359 क्यूबिक फीट अगर है तो मोल्स N 1 पाउंड मोल होंगे। T हमारे पास, क्योंकि अब आपने T ये 0 डिग्री C है, तो 0 डिग्री C का मतलब होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और आपने इसको क्योंकि एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है, तो 32 के अंदर अगर आप 460 ऐड करें, वो जो कन्वर्जन है आर्क में कन्वर्ट करने के लिए, रैंकिन में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपके पास 460 प्लस 32 वो 492 डिग्री आर आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो आपके पास 1 फिट होता है वो 12 इंच के बराबर है, या 1 फिट स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर इंच स्क्वायर, इंच स्क्वायर से कट गया, ये फिट स्क्वायर इस पावर से कट गया, तो आपके पास जो आर की वैल्यू आई इन न्यूमेरिकल, इनको अगर आप न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन कर लें तो उसके बाद जो बाकी यूनिट्स बच गए हैं उसको लिखकर हमारे पास आर की वैल्यू आई 1544.56756 पाउंड फोर्स इनटू फिट ओवर पाउंड मोल इनटू आर। ये हमने आइडियल गैस कांस्टेंट आर हमने कैलकुलेट कर लिया। बेटा जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट को कभी भी आपने एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे कैलकुलेट नहीं करना। आइडियल गैस कांस्टेंट shall be calculated at the STP which is 1 atmosphere and 0 degree C। अच्छा, अब हम क्योंकि आपके पास आइडियल गैस कांस्टेंट R आ गया है, तो अब हम वो काम करेंगे, हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे जो कि PV इज इक्वल टू nRT होती है, और उसके अंदर हम वो एक्चुअल जो आपके पास गिवन कंडीशन थी, मसलन हम डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं एट द बॉटम या आउटलेट ऑफ द कैटलिस्ट टावर, तो आपके पास वो जो बॉटम के ऊपर जो प्रेशर था 30 psia उसको, और जो टेम्परेचर था 450 डिग्री फ़ारेनहाइट, उन कंडीशंस के ऊपर आइडियल गैस लॉ के अंदर हम ये डेंसिटी प्रोपेन की फाइंड आउट करेंगे। तो हमें पता है जो आइडियल गैस लॉ होता है वो PV इज इक्वल टू nRT, और n क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स है, तो जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो मैस और मोलर मैस के बराबर होते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू m ओवर m, यानी कि मैस ओवर मोलर मैस इंटू RT। इसको आप अगर रीअरेंज करें, m को इस तरफ ले जाएं, v को इस तरफ ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंजिंग की जा सकती है, तो आपके पास जो Pm इज इक्वल टू m ओवर v RT, और हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है वो मैश पर यूनिट वॉल्यूम या m ओवर v के बराबर होती है, तो आपने इस इक्वेशन को फर्दर रिप्लेस कर लिया और m ओवर v की जगह पे रो लिख दिया, तो Pm इज इक्वल टू रो RT। इस फॉर्मूले में से आप रो या डेंसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो जो रो या डेंसिटी की वैल्यू होगी वो होगी Pm ओवर RT। ये हमारे पास अब एक डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले को यूज करके हम जो प्रोपेन गैस है उसका आउटलेट के ऊपर जो डेंसिटी है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, P हमारे पास कितना था, वो 30 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर, जो M था वो 44 ग्राम्स पर मोल, R हमने अभी कैलकुलेट किया है 1544.5756 पाउंड फोर्स इंटू फिट ओवर पाउंड मोल इंटू R, जो T था वो 910 R, तो आपका R इस R से कट गया है, ये पाउंड फोर्स आपका इस पाउंड फोर्स से कट गया है। अच्छा, फिर हमें पता है कि 1 फिट इज इक्वल टू 12 इंच, या 1 फिट स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर इंच स्क्वायर, तो आपके पास ये जो इंच स्क्वायर है इस इंच स्क्वायर से कट गया। फिर ऑलरेडी मैं ये आपको बात बता चुका हूँ अपने लास्ट प्रॉब्लम में भी कि जो ग्राम मोल होता है, अगर आप उसके साथ या ग्राम मोल लिख दें या मोल, 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम मोल, तो जैसे आपके पास 1 ग्राम में 1 पाउंड में 454 ग्राम्स होते हैं, इसी तरह 1 पाउंड मोल के अंदर 454 ग्राम मोल्स या उसके अंदर खाली मोल्स होते हैं, तो हम लिख सकते हैं 454 मोल्स इज इक्वल टू 1 पाउंड मोल। आपके पास ये मोल से कट गया, ये पाउंड मोल इस पाउंड मोल से कट गया। अच्छा, दूसरा हमें पता है कि वो जो 1 पाउंड होता है वो 454 ग्राम्स के बराबर होता है, तो ये ग्राम्स आपका इस ग्राम से कट गया, ये 454 इससे कट गया, तो अब आपके पास जो बाकी चीजें बच गई हैं वो ये देखिए कि सब कटने के बाद ये पाउंड और ये क्यूबिक फिट बच गया है, तो आपके पास ये डेंसिटी के यूनिट्स ऑलरेडी आ गए हैं। अब आप इनकी न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन कर लें, इनको न्यूमेरिकली सॉल्व कर लें, तो आपके पास जो डेंसिटी ऑफ द प्रोपेन गैस एट द आउटलेट विल बी इक्वल टू 0.1352 पाउंड्स पर क्यूबिक फीट। ये हमने डेंसिटी
कैटलिस्ट टावर की आउटलेट के ऊपर जो आपके पास प्रोपेन गैस थी, हमने उसकी ये डेंसिटी को कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब क्योंकि आपको पता है कि हम गैसेस हैं वो कंप्रेसिबल हैं, और कंप्रेसिबल होने की वजह से उनकी डेंसिटी चेंज हो सकती है। तो ये बड़ा पॉसिबल है कि जो आपके पास प्रोपेन गैस की जो डेंसिटी है वो कैटलिस्ट टावर के इनलेट पर वो डिफरेंट हो इस डेंसिटी से जो कि अभी हमने कैलकुलेट की है, जो कि प्रोपेन गैस की एट द आउटलेट ऑफ द कैटलिस्ट टावर है। तो इसके दरमियान में ये फर्क हो सकता है। अच्छा, लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई और जरिया नहीं है कि हम ये फर्क करें, तो हम आगे हमने एर्गॉन्स इक्वेशन यूज करनी है। एर्गॉन इक्वेशन के अंदर हमें कोई डेंसिटी की वैल्यू चाहिए, तो एर्गॉन इक्वेशन के अंदर कौन सी डेंसिटी की वैल्यू लगाएं, इनलेट या आउटलेट? सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि इस तरह के केसेस में कोई आप एवरेज वैल्यू लें। अगर आपकी इनलेट की डेंसिटी और आउटलेट की डेंसिटी में फर्क है तो आप कोई एवरेज डेंसिटी लें। अब हमें तो क्योंकि इनलेट की डेंसिटी पता ही नहीं है, तो हम यही तस्वुर करेंगे कि इनिशियली कि आपके पास ये जो अभी हमने डेंसिटी की वैल्यू निकाली है प्रोपेन गैस की एट द आउटलेट ऑफ द कैटलिस्ट टावर, ये इसको यूज करते हुए हम जो और हमारे पास चीजें थी जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हमने निकाला है। फाई एस है स्फेरिसिटी, एप्सिलॉन पोरोसिटी, डीपी डायमीटर ऑफ द कैटलिस्ट स्फीयर्स, लेंथ ऑफ द टावर और विस्कोसिटी ऑफ द प्रोपेन गैस। ये तमाम चीजें मौजूद हैं और इन तमाम चीजों को यूज करते हुए हम डेल्टा पी या प्रेशर ड्रॉप को फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, अब डेल्टा पी को फाइंड आउट करने के लिए इस कंडीशन में जो सबसे अच्छा तरीका है वो आप एर्गॉन्स इक्वेशन यूज करेंगे। तो एर्गॉन इक्वेशन को जब आप यूज करेंगे तो बेसिकली हमारे पास ये एर्गॉन इक्वेशन के अंदर हम ये प्रेशर ड्रॉप फाइंड आउट करेंगे जब आपके पास प्रोपेन गैस पास कर रही होगी 1 इंच डायमीटर कैटलिस्ट स्फीयर्स में से। तो हमें पता है कि जो एर्गॉन्स इक्वेशन है विच इज डेल्टा पी ओवर एल is equal to 150 mu v naught over 5 square s into d square p into 1 minus epsilon whole square over epsilon cube plus 1.75 rho v naught square over 5s into dp into 1 minus epsilon over epsilon cube। तो अब आपने सिर्फ ये सारी की सारी वैल्यूज इसके अंदर इंसर्ट कर देनी है, बाकी तमाम मामलात तय हैं। तो हमारे पास जो डेल्टा पी ओवर एल है, अब आपके पास ये 150 आ गया, म्यू हमने 0.0128 सीपी निकाली थी, उसको फिर फर्दर हमने कुछ और यूनिट्स पे कन्वर्ट कर दिया था। तो वो जो कन्वर्जन के बाद आपके पास उसकी विस्कोसिटी की वैल्यू आई थी विच वाज 8.593 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 पाउंड ओवर फीट इनटू सेकेंड। अच्छा, अब ये वी नॉट सुपरफिशियल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की थी विच वाज 2 फीट पर सेकेंड। तो आपके पास ये फिट है जो है ये इस फिट से आप काट सकते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह हमारे पास जो 5 स्क्वायर एस है स्फेरिसिटी है वो 1 स्क्वायर विच विल रिमेन 1। जो डीपी स्क्वायर है वो आपके पास 1 स्क्वायर इंच स्क्वायर है, वो 1 ही रहेगा लेकिन ये इंच स्क्वायर है। अच्छा, फिर इसी तरह 1 माइनस जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन की वैल्यू 0.4 थी, 1 माइनस 0.4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये जो एप्सिलॉन है वो भी 0.4 का क्यूब आपके पास ये आ गया। अब हमें पता है कि जो 1 फिट होता है वो 12 इंच के बराबर होता है और 1 फीट स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर इंच स्क्वायर। तो आप इस इंच स्क्वायर को इस इंच स्क्वायर के साथ आप काट सकते हैं। दूसरा, अब क्योंकि आपके पास ये इस तरह के यूनिट्स हैं तो कन्वर्जन करने के लिए आपको ऑलरेडी पता है कि आप जी सब सी से चीज़ों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हम अब इसको जी सब सी से डिवाइड करते हैं ताकि हमारे पास कोई प्रेशर के मीनिंगफुल यूनिट्स आ जाए। तो जब हमने इसको जी सब सी 32.174 फिट पाउंड मैच ओवर पाउंड फोर्स इंटू सेकंड स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये सेकंड स्क्वायर इन 2 सेकंड से कट गया, पाउंड मैच इस पाउंड से कट गया, तो आपके पास बाकी ये पाउंड फोर्स और आपके पास जो 1 फिट ये और ये 2 फिट ये पाउंड फोर्स ओवर क्यूबिक फिट में कोई ये वैल्यू आ जाएगी। जो एर्गॉन्स इक्वेशन की सेकंड टर्म है उसको देख लेते हैं, 1.75 और आगे आपके पास डेंसिटी थी, तो डेंसिटी जो आपने क्योंकि यहाँ पर असूलन तो आपको कोई एवरेज डेंसिटी फाइंड आउट करनी चाहिए, लगानी चाहिए, लेकिन एवरेज डेंसिटी हमारे पास है नहीं, तो हमने इसी को जो आउटलेट पे डेंसिटी आई थी इसी को इनिशियली हम यूज करेंगे। लेकिन अगर आपके पास सवाल में एवरेज डेंसिटी गिवन हो
तो आप फिर इसको यहाँ पर एवरेज डेंसिटी की वैल्यू लगाएंगे। तो उसके बाद जब आपने ये डेंसिटी लिख दिया तो फिर v नॉट स्क्वायर था, सुपरफिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर था, विच वाज 2 स्क्वायर फीट स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर, फाई एस और dp, ये हमने तमाम वैल्यूज लिख दी। आगे हमारे पास 1 माइनस एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन क्यूब, ये सारी वैल्यू कर दी। हमें पता है कि 12 इंच इज इक्वल टू 1 फीट, तो ये इंच आपके इस इंच से कट गया। अच्छा, फिर अगर इसको भी फर्दर आप जी शब्द से डिवाइड कर दें, which is 32.174 फिट पाउंड मैस ओवर पाउंड फोर्स इनटू सेकंड स्क्वायर, तो ये पाउंड मैस इस पाउंड से कट गया और आपके पास ये जो सेकंड स्क्वायर है इस सेकंड स्क्वायर से कट गया, और हमारे पास जो एक फिट ये है हमारे पास, और हमारे पास एक फिट हमारे पास ये है, ये फिट आपके इस फिट स्क्वायर से कट गया। तो बाकी आपके पास इसमें भी पाउंड फोर्स पर फिट क्यूब, ये कोई प्रेशर का यूनिट आ गया जिसको हम यूज करेंगे। तो आपने जब न्यूमेरिकली इनको देखा तो आपके पास वाकई डेल्टा पी ओवर एल इज इक्वल टू 0.0649 पाउंड फोर्स पर क्यूबिक फिट प्लस 3.3092 पाउंड फोर्स पर क्यूबिक फिट, इन दोनों को सम अप कर लिया तो जो डेल्टा पी ओवर एल की वैल्यू आई विच इज 3.3741 पाउंड फोर्स पर क्यूबिक फिट। अब आप एल की वैल्यू पुट कर दें विच इज 40 फिट और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इस वैल्यू के साथ, तो आपके पास जो हमने इसको यहाँ पे देख लिया कि डेल्टा पी ओवर 40 फिट और 3.3741 पाउंड फोर्स पर क्यूबिक फिट। तो डेल्टा पी को जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 40 फिट मल्टीप्लाई बाय 3.3741 पाउंड फोर्स पर क्यूबिक फिट। उसके बाद हमें पता है कि जो 1 फिट होता है वो 12 इंच के बराबर होता है, या 1 फिट स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर इंच स्क्वायर। तो आपके पास जो फिट स्क्वायर है एक ये है और एक ये है, ये क्यूबिक फिट से कट जाएगा। तो हमारे पास जो डेल्टा पी की जो वैल्यू आई है, इसको न्यूमेरिकली जो है कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.9375 PSI। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आपके पास पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर आएगा। देखिए शुरू में क्योंकि आपके पास जो प्रेशर था वो सवाल के स्टेटमेंट में गिवन था PSIA, तो हमें ये याद रखिएगा कि जो PSIA का भी जो लिखने का तरीका होता है वो यही पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर, ये सिर्फ एब्सोल्यूट है। और एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, अब जब आपके पास जो डेल्टा पी आ गया तो आपको पता है कि जो डेल्टा पी होता है, कोई भी प्रेशर डिफरेंस होती है वो आउटलेट प्रेशर माइनस इनलेट प्रेशर होगा। तो हम ये डेल्टा पी में से आउटलेट माइनस इनलेट प्रेशर को हम निकाल सकते हैं। मसलन किस तरीके से? तो आपके पास ये जो डेल्टा पी है, डेल्टा पी में से आप आउटलेट प्रेशर माइनस इनलेट प्रेशर आप निकाल लें, तो आप इसको अगर आप रीअरेंज कर लें, इनलेट प्रेशर को इस तरफ ले जाएं, तो इनलेट प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी आपके पास आउटलेट प्रेशर माइनस डेल्टा पी से। तो हमने इस तरह के इक्वेशन से हमने इनलेट प्रेशर निकाल लिया। तो इनलेट प्रेशर की जो वैल्यू है वो आउटलेट प्रेशर माइनस डेल्टा पी के बराबर है, और जो आउटलेट प्रेशर है उसको आप देख सकते हैं पी सबस्क्रिप्ट बी, इनलेट प्रेशर पी ए है और माइनस डेल्टा पी। तो आपके पास जो पी सबस्क्रिप्ट बी या आउटलेट जो प्रेशर था वो 30 PSIA था। डेल्टा पी अभी हमने कैलकुलेट किया है विच इज 0.9375 PSIA, और आपने जब 30 PSIA में से 0.9375 PSIA निकाला तो आपके पास जो प्रेशर एट द इनलेट या पी सबस्क्रिप्ट ए उसकी जो वैल्यू आई, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 29.0628 PSIA। अच्छा, अब हमारे पास ये प्रेशर भी आ गया है जो कि आपने एक हमारे पास इनलेट प्रेशर भी आ गया है। तो अब अगर आपके पास इस प्रेशर की मदद से, क्योंकि देखिए हमारे पास क्योंकि अब हमारे पास इनलेट का भी प्रेशर मौजूद है, हमारे पास आउटलेट का भी प्रेशर मौजूद है, हमें आउटलेट पे डेंसिटी पता है, तो आप इन चीजों को यूज करके इनलेट के ऊपर ये बगैर उस सारे प्रोसेस को फॉलो किए हुए, यानी कि आइडियल गैस कांस्टेंट वगैरह को फॉलो किए बगैर आप क्या कर सकते हैं, आप उसको रेशियोज की मदद से भी उसकी डेंसिटी ऑफ द प्रोपेन गैस एट द इनलेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें पता है बर्नौलीज इक्वेशन को अगर आप बाकी सारी टर्म्स को अगर आप कांस्टेंट कर दें तो आपके पास इस तरह की चीज बच जाती है, PA ओवर रो A इज इक्वल टू PB ओवर रो B, यानी कि जो रेशियो है प्रेशर की और डेंसिटी की, हमारे पास जो एट द इनलेट एंड द रेशियो ऑफ द प्रेशर एंड डेंसिटी एट द आउटलेट। तो क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आपको पता है कि एनर्जी कांस्टेंट होगी तो ये दोनों चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए।
तो आपके पास इस रेशो को देखते हुए अगर हम थोड़ी सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरह कर लें कि जैसे आपके ये दोनों चीज़ें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करती हैं, ये दोनों चीज़ें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करती हैं, तो मैं इसको रीअरेंज करना चाहूँ तो आप इसको कर सकते हैं। इसको मैंने डायरेक्टली एक कर दिया कि पी ए ओवर पी बी, इसी को रीअरेंज करके आप लिख सकते हैं पी ए ओवर पी बी इज इक्वल टू रो ए ओवर रो बी। जब आपने ये रीअरेंजिंग करने के बाद लिख लिया तो आपके पास जो रो ए यानी कि जो डेंसिटी की वैल्यू है वो होगी पी ए ओवर पी बी मल्टीप्लाई बाय रो बी। आपके पास ये आ गई और हमें पता है कि जो पी ए है वो 29.0628 psi है और जो पी बी था वो 30 psi है और जो डेंसिटी ऑफ द बी थी वो 0.1352 पाउंड पर क्यूबिक फीट। तो psi से कट गया। अब आपने इन सारी चीज़ों को जब न्यूमेरिकली इसको कैलकुलेट किया और इसका रिजल्ट निकाला तो जो डेंसिटी एट द ऑफ प्रोपेन गैस एट द इनलेट यानी कि रो ए इज इक्वल टू 0.131 पाउंड पर क्यूबिक फीट। ये जो डेंसिटी है, दिस डेंसिटी इज जो आपके पास स्लाइटली ये थोड़ी सी डिफरेंट है आपके पास एज कंपेयर टू द आउटलेट डेंसिटी। तो अब अगर आप इसको देखिए, हमने एवरेज अगर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो एवरेज डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए आप 0.131 पाउंड पर क्यूबिक फीट और जो आपके पास आउटलेट पे डेंसिटी थी 0.1352 पाउंड पर क्यूबिक फीट डिवाइडेड बाय 2 आप एवरेज डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। तो एवरेज डेंसिटी जो रो बार आपको वैल्यू निकलेगी वो 0.1331 पाउंड पर क्यूबिक फीट आपको ये वैल्यू निकल आएगी। अब ये आपने एवरेज डेंसिटी की वैल्यू निकल आई। अब अगर आप इस एवरेज डेंसिटी की वैल्यू को एर्गोन्स इक्वेशन के अंदर यूज करते हैं, मैं दिखाता हूं जहां पे हमने आउटलेट की डेंसिटी यूज की थी। ये पहली टर्म तो वैसी रहेगी। अगर आपने इस जगह पर 0.1352 की जगह पर अब आप अगर ये एवरेज डेंसिटी विच इज 0.1331 पाउंड पर क्यूबिक फीट अगर आप लगाएं और इसको सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद ये सारे स्टेप को बाकी वैसे ही करें तो आपके पास जो इनलेट जो आपके पास प्रेशर आएगा वो इनलेट प्रेशर आपके पास आएगा तकरीबन 29.077 psi है। तो ये सारे आप अगर डायरेक्ट स्टेप करते हैं और उसके बाद अभी देखते हैं तो ये आपके पास PA 29.077 psi आएगा विच इज नॉट एज, ये बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। आपके पास अभी हमने जो PA निकाला था वो हमारे पास PA की जो वैल्यू निकली थी वो 29.0628 थी, ऑलमोस्ट सेम है। तो आपके पास तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो प्रेशर हम कैलकुलेट करना था, स्टेटमेंट में हमें जो चीज टारगेट दिया हुआ था कि द प्रेशर एट द इनलेट ऑफ द कैटलिस्ट बेड या कैटलिस्ट टावर इज फाउंड टू बी 29.0628 psi। जिस वक्त प्रोपेन जो गैस है वो कैटलिस्ट टावर में से फ्लो कर रही है और आपके पास 1 इंच कैटलिस्ट स्फीयर्स मौजूद हैं। So thank you very much. This was lecture number 11, Fluid Mechanics 2, Chem 3111. Please watch this video. This video is available on the YouTube. उसके अलावा आपके पास ये जो लेक्चर का डिटेल्ड सोल्यूशन बिल्कुल जैसे है ये आपके LMS और ocw.kfueit.edu.pk पर अवेलेबल है। Please watch this video. Please go through these lecture notes so that when you come for the online session you are well prepared। और अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो आप उस वक्त उस लाइव सेशन में पूछ सकें। सिर्फ लाइव सेशन में नहीं बल्कि आप लोग जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके या आप जीमेल पर आप जो अपना ईमेल करके उसको भी आप राब्ता करके ये अपना कोई क्यूरीज वगैरह है इस सवाल के हवाले से वो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।